हाँ बेटा, सबसे पहले आपको मेरा सबको नमस्कार। आप लोगों का आवर्त सारणी वाला टॉपिक चल ही रहा है। कल मैंने बेटा आप लोगों को आयनिक त्रिज्याएं बताई थी, जिसमें धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या। और एक बात बताया था बेटा, जब किसी उदासीन परमाणु कोई इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो धनावेश का निर्माण होगा, और जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋणावेश अर्थात ऋणायन का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। तो आपको एक बात बताई थी बेटा मैंने, आप एक तो बात बताई थी किसकी, ये धनायन की त्रिज्या के बारे में बात हुई थी, एक धनायन की त्रिज्या, ठीक, इसको आप लोगों ने कैटायन रेडियस बोला था। और एक थी बेटा आप लोगों की ऋणायन की त्रिज्या, किसकी, ऋणायन की त्रिज्या। आपको एक बात बताया कि उदासीन परमाणु की तुलना में धनायन की जो त्रिज्या होती है वो बेटा क्या होगी, कम। कहने का मतलब जैसे जैसे धनावेश बढ़ेगा तो धनावेश बढ़ने के साथ साथ बेटा प्रोटॉन की संख्या तो वही रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है बेटा, कम होती है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने के कारण नाभिकीय आवेश क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, और बढ़ने के कारण आकार छोटा होगा। तो मैंने कल एक बात बताई थी, जैसे आपको धनायन दिया हुआ हो, एक Fe+2 है, एक आपका Fe+3 है, तो आपको बताया था बेटा उदासीन परमाणु सबसे अधिक, उसके बाद ये, ठीक। यदि अपन ऋणायन की बात कर रहे हैं, जैसे O है, O- है, O-2 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हुई बेटा, वृद्धि। प्रोटॉन की संख्या क्या है बेटा, वो तो सबसे छोटा आकार O का, फिर उससे बड़ा O का। तो बेटा ध्यान रख लेना, उदासीन परमाणु की तुलना में धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार होता है बेटा बड़ा। तो ये है बेटा आप लोगों की आयनिक त्रिज्याओं के बारे में कुछ बातें थी। फिर मैंने आपको कल बताया था कि बेटा अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो टॉपिक है आप लोगों का, और वो है बेटा कौन सा, उस टॉपिक का नाम है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, और आयनन एंथैल्पी को डेल्टा HI से इंडिकेट करोगे आप लोग, या IE भी इंडिकेट कर सकते हो, IE आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, या आयनन विभव भी बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी बोलो, या इसको क्या बोल सकते हैं, आयनन विभव भी बोल सकते हैं। ये बोलो, ये बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है बेटा, जब किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, उसी को बेटा बोला जाता है आयनन एंथैल्पी। तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे बेटा, जब किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस परमाणु का आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी, उस परमाणु की आयनन एंथैल्पी कहते हैं। आयनन एंथैल्पी कहते हैं बेटा, समझ में आई। तो कहने का मतलब है कि कोई भी विलगित परमाणु है, जब किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या बोला जाता है बेटा, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। इसका मात्रक या इसकी इकाई, इसका मात्रक किलोजूल प्रति मोल होता है बेटा। क्या होता है बेटा, किलोजूल प्रति मोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन किलोजूल प्रति मोल इसका मात्रक बताएंगे, और फिर उसके बाद अपन एग्जाम्पल लेंगे इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो अब कहने का मतलब है आयनन एंथैल्पी के बारे में बात होगी, अपनी परिभाषा हो गई, जिसको IE से भी इंडिकेट करेंगे, और इसको आप लोग किससे इंडिकेट करोगे बेटा, डेल्टा HI से। I का मतलब आयनाइजेशन और E का मतलब एंथैल्पी, ठीक, या फिर डेल्टा H को बोलोगे एंथैल्पी, और I का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो इसका इंडिकेशन एक तो ये और एक ये होगा, और इसका इकाई जो होगी वो होगी बेटा किलोजूल प्रति मोल, ठीक है। तो ये है बेटा परिभाषा, फिर वापस सुन लो। जब किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए
लिए आवश्यक ऊर्जा को उस परमाणु की आयनन एंथैल्पी या फिर आयनन विभव कहते हैं। इसका मात्रक किलोजूल प्रति मोल होता है। तो ये परिभाषा हुई आप लोगों की आयनन एंथैल्पी की। फिर आयनन एंथैल्पी के बाद इसके अंदर जो अगला टॉपिक है बेटा, इसी के बारे में, अनुक्रमिक आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, अनुक्रमिक का मतलब होता है कि बेटा कहने का मतलब है कि जब आप लोग किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालोगे तो इसको आप लोग आई क्या बोलोगे बेटा, उसको फर्स्ट बोलोगे। क्या बोलोगे? आई फर्स्ट। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको आई सेकंड बोलोगे, ठीक है। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला उसको आई थर्ड बोलोगा। और चौथा इलेक्ट्रॉन यदि निकला, वैसे चौथा इलेक्ट्रॉन निकलना असंभव सा काम है, वो तो बाद की बात है, तो उसको आई फोर्थ बोल सकते हैं। या हम इसका नाम डेल्टा एच आई फर्स्ट, ठीक है बेटा। या फिर देख सकते हैं डेल्टा एच आई सेकेंड, और यह हमको बोला डेल्टा एच आई थर्ड। तो बेटा समझने की बात यह है कि यहाँ पर अनुक्रमिक आयनन एंथैल्पी का मतलब है कि जब किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं तो उसको आई फर्स्ट बोलोगे, प्रथम आयनन एंथैल्पी। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको बोलोगे द्वितीयक आयनन एंथैल्पी। जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको बोला जाता है बेटा तृतीयक आयनन एंथैल्पी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे अपना Al है, धातु है, और ये क्या है बेटा, गैसीय अवस्था में है, और इसको आप लोग ऊर्जा दे रहे हो तो इसको Al+1 में परिवर्तित किया, प्लस E- बाहर निकला, तो इसको क्या बोला आप लोगों ने, आई फर्स्ट। फिर वापस Al+ लिया बेटा, Al+ लिया, फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाला तो वो क्या हो गया, Al+2 हो गया, और प्लस E- हो गया। फिर उसके बाद Al+2 में से फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, वो किस में परिवर्तित हो गया, Al+3 में, तो ये E- हो गया। तो बेटा अब समझ में आगे होगी आपके बात कि जब किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसको प्रथम आयनन एंथैल्पी बोलोगे। जब दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसको द्वितीयक आयनन एंथैल्पी बोलोगे। तीन इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसको तृतीयक आयनन एंथैल्पी बोलोगे। यहाँ पर इनका जो मान है बहुत ऊंचा है बेटा। वैसे अगर देखा जाए तो मैं इसके मानों के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा जो आपकी किताब में दिए हुए हैं। हाँ बेटा, तो मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि जो आपके मान है मैंने आपको बताया। देखो इसके अंदर सबसे पहली बात है कि भैया जब, कहने का मतलब परिभाषा इसकी यहाँ की भी लिखेंगे, जब किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित करते हैं तो उसे प्रथम आयनन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी का मतलब डेल्टा एच आई फर्स्ट, कॉमा दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो द्वितीयक आयनन एंथैल्पी, और फिर आगे लिख देंगे, मतलब आगे क्या लिखेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या बोलोगे, उसको द्वितीयक आयनन एंथैल्पी, या फिर डेल्टा एच आई सेकेंड, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको बोलोगे आप लोग डेल्टा एच आई थर्ड। तो यहाँ देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है Al वाला, एल्यूमिनियम का। Al के गैसीय परमाणु है और इसमें से एक निकाल रहे हो तो यहाँ पर ऊर्जा है कितनी है बेटा, 577 किलो जूल प्रति मोल। देखो अभी तो इतनी ऊर्जा है। फिर अब आप लोगों को देखो अगली ऊर्जा की बात कर रहे हो तो अगली ऊर्जा है बेटा 1816 किलो जूल प्रति मोल है। कितनी है? अब इसकी तुलना में ये अधिक है। और तीसरे वाली को देखो तो बेटा वो है बेटा 2744 किलो जूल प्रति मोल है। कितनी है? 2744 किलो जूल प्रति मोल। इसका मतलब अब आपके मन में आएगा साहब ये ऐसा क्यों? भाई मेरा कहने का मतलब सुनो बेटा, अब Al की बात कर रहे हैं। Al के अंदर P बराबर 13 है और E बराबर भी 13 है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये Al प्लस में परिवर्तित हुआ, ये E माइनस, तो भैया P बराबर तो 13 है लेकिन E बराबर बेटा 12 हो गए। क्लियर?
ठीक है। अब मेरे को बात सुनो, आगे आओ। पहले में तो अपना क्या है ऊर्जा का मान, यहाँ ऊर्जा का मान है 577 किलो जूल प्रति मोल। अब क्या लिया, Al प्लस ले रहे हो। Al प्लस में क्या है, P बराबर तो 13 लेकिन Al बराबर 12 हो गए। अब 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को आसानी से आकर्षित करेंगे। अब आकर्षित करेंगे तो भैया भाइतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। जब नहीं निकलेगा तो आपको अधिक ऊर्जा की देने की आवश्यकता है। तो वो ऊर्जा कितनी हो गई, 1816 किलो जूल प्रति मोल, तब जाके Al+2 बनेगा। अब आ जाओ Al+2 की बात। तो Al+2 में P बराबर तो 13 है लेकिन E बराबर कितने हो गए बेटा, 11। अब 11 भैया, अब 13 तो प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, नाभिक की आवेश बढ़ा। नाभिक आवेश का मतलब 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से आकर्षित करेंगे। जब आकर्षित करेंगे तो आपको यहाँ ऊर्जा लगभग 2744 किलो जूल प्रति मोल दोगे तो ही कार्यक्रम होगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, P बराबर 13 और E बराबर हो गए 10 और इसका जो विन्यास हो गया अक्रिय गैस नियोन के समान हो गया। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालना नामुमकिन है। क्या है, नामुमकिन। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या नियोन के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर पहुंच गई और नाभिक की आवेश क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि प्रोटॉन तो यूं के यूं 13 के 13 रहे। ठीक है, अब बात समझ में ये आई होगी कि अनुक्रमिक आयनन एंथैल्पी की ऊर्जा का बढ़ता मान। तो सबसे पहली बात है डेल्टा HI फर्स्ट की जो ऊर्जा है सबसे कम रहेगी, उससे अधिक क्या होगी, डेल्टा HI सेकंड की होगी कि नहीं होगी बेटा, और उससे अधिक किसकी होगी, डेल्टा HI थर्ड की होने वाली है। अब बात है कि अनुक्रमिक ऊर्जा का जो मान होगा वो इस प्रकार से होने वाला है। तो अपन ये लिख दिया परिभाषा के रूप में, मैंने आपको बता ही दिया कि भाई जब किसी विलगित गैसीय परमाणु के आयतन कोश से 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे प्रथम आयनन एंथैल्पी कहलाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे द्वितीयक आयनन एंथैल्पी आएगी, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तृतीयक कहलाएगी। फिर एग्जाम्पल के रूप में मैंने Al को लिया है, 577 है, 1816 है, 2744 है किलो जूल प्रति मोल। अब आपको आसानी से मैंने स्पष्टीकरण भी दिया है। क्यों, यहाँ 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं, 577 हो गया। लेकिन Al+ बनते ही 13 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन रहे। फिर यहाँ पर बात कर रहे हो, फिर ऊर्जा आपको और अधिक देने की आवश्यकता पड़ेगी तो ही भाइतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अन्यथा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो ये थी बेटा अनुक्रमिक आयनन एंथैल्पी। अनुक्रमिक का मतलब 1 फिर 2 फिर 3। ठीक है, चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना बेटा थोड़ा नामुमकिन है। कारण ये होता है कि बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ने वाली है और पड़ने का कारण है नाभिक की आवेश बेटा क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। तो ये थी बेटा आयनन एंथैल्पी की बात। फिर उसके बाद अपन आवर्तिता भाई आयनन एंथैल्पी की आवर्तिता। ठीक है बेटा, नंबर 1 वर्ग में आयनन एंथैल्पी। सुनो, वर्ग में ऊपर से नीचे चलोगे बेटा, जब वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो नाभिक की आवेश में क्या होती है बेटा, कमी। जब नाभिक की आवेश घटेगा तो भाइतम कोश का इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तो आयनन एंथैल्पी के मान में क्या होती है बेटा, कमी। तो क्या लिखेंगे बेटा, जब वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो नाभिकीय आवेश में कमी होती है जिसके कारण परमाणुवीय आकार बढ़ता है और आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुनो, जब आकार बढ़ेगा बेटा तो नाभिक की आवेश घटा। जब नाभिक की आवेश घटा तो भाइतम कोश का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। जैसे अपन बोले फर्स्ट ए की बात, क्षारीय धातु, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है,
पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है और ये फ्रांसियम। ठीक, सबसे छोटा आकार हाइड्रोजन का और सबसे बड़ा फ्रांसियम का इस वर्ग के अंदर। जब आप लोग वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो परमाणु आकार बढ़ा तो सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी किसकी? H की, उससे कम Li की, उससे कम Na की, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी और उससे कम इसकी। तो यही कारण है कि बेटा सीजियम धातु है ना, ये सामान्य जो प्रकाश होता है, क्या सामान्य प्रकाश की उपस्थिति में ही क्या करती है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन कर देती है। इसीलिए सीजियम धातु का उपयोग बेटा फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है, इसलिए इनको सक्रिय धातु बोला जाता है। ठीक है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु आकार बढ़ेगा, अर्थात नाभिकीय आवेश में कमी होगी, और नाभिकीय आवेश में जब कमी होती है तो आयनन एंथैल्पी का मान भी घटेगा। ठीक है, परमाणु आकार, तो ये तो वर्ग की बात थी। अब अपन कोई सा भी वर्ग ले लें, लेकिन अपन जानते हैं अक्रिय गैसों की आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक होती है बेटा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडान, क्योंकि उनका पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अपन कोई सा भी वर्ग लें, अब वर्ग की बात करें तो नीचे की तरफ आओगे, समझ में आ गई? तो वर्ग में कंडीशन यही रहने वाली है। जैसे आप लोगों ने ये लिया, आप लोगों ने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। सबसे अधिक बेरिलियम की, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम और सबसे कम रेडियम की होने वाली है। तो ये है आप लोगों का सेकंड ए वर्ग की आयनन एंथैल्पी का क्रम, और ये है बेटा फर्स्ट ए की आयनन एंथैल्पी का क्रम। तो आप लोग और पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी अक्रिय गैसों की, तो ध्यान रख लेना। ठीक है बेटा, तो अक्रिय गैसों का कारण उनका पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ये आवर्तिता के अंदर अपने वर्ग के बारे में बात करी, और अब बात करेंगे बेटा आवर्त की। किसके बारे में बात करेंगे? एक आवर्त में। तो आवर्त में क्या होने वाला है? आवर्त में आयनन एंथैल्पी। ठीक, अब देखो, अब आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में एक एक करके भरे जाते हैं। जब एक एक करके भरे जाएंगे तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु आकार घटेगा। जब परमाणु आकार घटेगा तो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। मतलब आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि। तो आप क्या लिखेंगे बेटा? एक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में एक एक करके भरे जाते हैं, एक एक करके भरे जाते हैं, जिसके कारण नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और परमाणुीय आकार घटता है, जिसके कारण आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। सॉरी, जिसके कारण आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा बेटा? बढ़ता है, क्योंकि बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। समझ में आई? तो बेटा एक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में एक एक करके भरे जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा? मैंने आपको बताया एक चीज़, लड्डू एक एक कर खा रहे हो, आसानी से पेट में जाएगा। पेट हमारी नाभिक है, और आवेश क्या है? मतलब आकर्षण जल्दी। और एक बार में 2, 8, 18, 32, 50 ठूसेंगे तो नाभिकीय आवेश घटेगा, परमाणु आकार बढ़ेगा। समझ में आई? और जब परमाणु आकार बढ़ेगा तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, और परमाणु आकार यदि घट गया तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। ठीक है बेटा, अब कंडीशन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अब डिफरेंट का मतलब है बेटा, एक कंडीशन होती है बेटा एक अर्धपूरित विन्यास। कौन सा? अर्धपूरित विन्यास। थोड़ा सा मैं बताता हूँ। अर्धपूरित विन्यास का मतलब है कि P में 3 हो, D में 5 हो और F में 7 हो तो उसको अर्धपूरित विन्यास बोलोगे।
एक होता है बेटा पूर्ण पूरित विन्यास, पूर्ण पूरित विन्यास। और पूर्ण पूरित विन्यास का मतलब आप जानते हो अच्छी तरह से, S में 2 होना, P में 6 होना, D में 10 होना और F में 14 होना, ये पूर्ण पूरित। बेटा जो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास है ना, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं अब सेकंड आवर्त की बात कर रहा हूँ, आवर्त सेकंड। कौन सा? आवर्त सेकंड। आवर्त सेकंड के अंदर पहला लिथियम है, ठीक है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया। तो एक आवर्त में जब आप लोग बाएं से दाएं चल रहे हो, लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, तो अभी नहीं, मैंने आपको अभी जस्ट ये बताया कि सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी की बात करो, सबसे कम, उससे अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक और सबसे अधिक, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1। यहाँ पर ये 2s2 आएगा कि नहीं भाइतम कोष का, ये 2p1 आएगा, ये 2p2 आएगा, ये 2p3 आएगा, ये 2p4 आएगा बेटा, ये 2p5 आएगा और ये 2p6 आएगा। अब देखो, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप नाइट्रोजन को देखो, इसका अर्धपूरित विन्यास है बेटा। कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना और अधिक आसान नहीं है। कारण, O को इधर लाओगे, N को वहाँ पहुँचाओगे, क्योंकि ऑक्सीजन की तुलना में जो ये आयनन एंथैल्पी है वो किसकी अधिक है, किसकी अधिक हुई? तो यहाँ पर ये क्रम सही नहीं है। किसका? लिथियम से अधिक बेरिलियम, से अधिक बोरॉन, से अधिक कार्बन, से अधिक ऑक्सीजन, से अधिक नाइट्रोजन, से अधिक फ्लोरीन, से अधिक नियोन। बेटा कंडीशन थोड़ी सी चेंज, अर्थात नाइट्रोजन ऑक्सीजन को इधर भेजा और नाइट्रोजन क्यों? यहाँ पर नाइट्रोजन का 2p3 एक अर्धपूरित विन्यास है। क्या है? और यहाँ पर ये 2p6 ये पूर्ण पूरित विन्यास है। इसलिए अक्रिय गैसों की जो आयनन एंथैल्पी है वो सबसे अधिक होती है। कारण पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP6 बेटा। ठीक है, तो मतलब कंडीशन ध्यान रखना, यदि कहीं कंडीशन बनती है अर्धपूरित और पूर्ण पूरित की, तो आप लोगों की आयनन एंथैल्पी का मान उनका अधिक होगा। कंडीशन तो ये होती है सही मायने में, लेकिन अपवाद क्यों? अपवाद कुछ भी नहीं है। अपवाद का मतलब यहाँ पर इसका अर्धपूरित विन्यास होने के कारण इसकी आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से क्या हो जाती है बेटा? कम। तो अब सवाल ये आता है कि भाई, सवाल की बात करें तो सवाल में इसके अंदर है कि भाई नाइट्रोजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होती है, लेकिन द्वितीयक आयनन एंथैल्पी क्या होती है बेटा? कम होती है। तो अब सवाल है, आप लोग खुद समझना इस सवाल को, मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा। यहाँ पर ओ की प्रथम आयनन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी N से कम होती है, परंतु द्वितीयक आयनन एंथैल्पी अधिक होती है। ठीक है बेटा, तो आप थोड़ा सा इसके अंदर क्या लगाओगे अपना दिमाग। मैं थोड़ा सा हिंट दूँ कि ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 1s2, ये 2s2, ये 2p4। ठीक है बेटा, नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2 और 2p3। तो प्रथम आयनन एंथैल्पी का मतलब फर्स्ट IE किसकी अधिक? नाइट्रोजन की अधिक। O की प्रथम आयनन एंथैल्पी N से कम होती है, अधिक होनी चाहिए ना। क्यों? आवर्त में बाएं से दाएं चलोगे तो N के बाद O आएगा। अरे O आएगा तो O की अधिक होनी चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का अर्धपूरित विन्यास। दूसरी बात, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये 2p4 था, वो 2p3 हो गया, और ये 2p3 था, ये 2p2 हो गया। तो अब ऑक्सीजन की द्वितीयक आयनन एंथैल्पी अधिक हो गई। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 2p3 अर्धपूरित विन्यास हो गया, और ये 2p2 है, तो इसलिए कह सकते हैं कि प्रथम आयनन एंथैल्पी तो N की अधिक अर्धपूरित विन्यास के कारण, द्वितीयक आयनन एंथैल्पी O की अधिक, क्योंकि यहाँ पर इसका अर्धपूरित विन्यास आ गया। ठीक है, तो इस लैंग्वेज को आप लोग बनाना और इसको आप लोग लिखना बेटा। धन्यवाद आप लोगों को।